जय हिंद, जय भारत। हम कक्षा 11 का जो हमारा लेसन है संविधान क्यों और कैसे का जो पहला टॉपिक था, मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया था कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा कानूनों का पुंज है जिसके द्वारा शासन का संचालन होता है। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यदि शासन का संचालन मनुष्य की स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, उनका सामाजिक विकास, यदि ये सारा करना है, राष्ट्रीयता की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, तो हमें संविधान की आवश्यकता होगी। अब हमारा आगे का जो नया टॉपिक है उस टॉपिक को हम देखते हुए आगे वाला जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। संविधान के मैंने कुछ कार्यों के बारे में बताया था और उसमें से पहला कार्य मैंने ये बताया था कि संविधान का कार्य है कि समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारा जीवन से संविधान से क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितने हम सोचते हैं। इसलिए संविधान के साथ हमने क्या किया, तालमेल को स्थापना की और तालमेल की स्थापना करते हुए हमने कुछ है वो तथ्यों को भी पढ़ा, जैसे चुनाव प्रतिक्रिया है या कक्षा के अंदर चुनाव का है, या फिर हम जैसे मतलब कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करते हैं। तो ये सारा कार्य क्या है, एक तरह से किसका है, हमारे संविधान के अंदर जो चुनाव प्रणाली है, प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का जो चयन होता है, तो ये सारे चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य है या विकास से संबंधित जितने कार्य है, ये एक संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है। आज हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है निर्णय लेने की शक्ति। मतलब जो निर्णय लेने की शक्ति दर्शा रहे हैं ना, उस निर्णय लेने की शक्ति के अंदर ये देखो इनकी कुछ विशिष्टताएं मतलब दे रखी है कि उनमें शक्तियों के आधार पर शासन का संचालन होता है। ये निर्णय लेने की जो कुछ विशिष्ट शक्तियाँ होती क्या है, आप ये सोचते हो कि जो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो होती क्या है। एक सेकंड के लिए अपना ये पृष्ठ है थोड़ा सा आगे चला गया है, तालमेल हो गया, बहुत ज़्यादा आगे गया। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। सेट करने के बाद के अंदर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो लेसन है ये बहुत ज़्यादा अपना क्या है, लंबा है। आ गया। संविधान में कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत या समूह होते हैं। देखो, संविधान में कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत या समूह हैं जिसके आधार पर क्या होता है, राज्य का निर्माण और शासन का संचालन होता है। शासन का क्या होता है, संचालन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम होते क्या है, मतलब ये जो नियम है वो होते क्या है और उन्हें बुनियादी बना देती है कैसे, कौन बनाता है, ये भी बात सही है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि ये जो नियम है वो समाज या शासक मतलब किस प्रकार से लागू करते हैं, कौन बनाते हैं। इन नियमों के अंतर्गत आज सभी को मतलब क्या रखना चाहते हो, ठीक है। अब आपको मैं बात बताती हूँ कि जो दो पार्ट होते हैं, मतलब दो वर्ग होते हैं। एक समाज का जो एक वर्ग है वो एक नियम बनाता है और वो नियम बनाता है तो इस आधार पर बनाता है कि मेरे नियम क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। वही नियम दूसरा व्यक्ति बनाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे जो नियम बनाए हुए हैं वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो मतलब कानून कौन बनाएगा और कानून कौन बनाएगा, इन प्रश्नों के उत्तर में जो सैद्धांतिक रूप दिया गया है, इस सब का जो जवाब है या जो संविधान का निर्माण है या मतलब ये कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में कहते हैं कि कुछ संविधान जैसे पुराने जो सोवियत संघ था, ठीक है, सोवियत संघ के संविधान में ये देखो ये दे रखा है कि पुराने सोवियत संघ के संविधान में कार्य करने का अधिकार केवल एक पार्टी को होता था, ठीक है। जबकि अपने भारत के अंदर किसका है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। मोटे तौर पर कहें तो किसका हो गया, जनता का। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सारी जनता है वो कानून का निर्माण करती है? नहीं,
सारी जनता है वो कानून का निर्माण नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। देखो, ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय लेती है, कानून बनाती है, सभी लोग इसमें सहमत होते हैं, तो ये जो सारे कार्यों के बारे में दे रखा है ये क्या है? आप सबको पता है कि ये जो कार्य दे रखा है ये क्या है? मैंने कहा ना कि जनता वो क्या करती है, निर्वाचित करती है प्रतिनिधियों को, और जब प्रतिनिधियों का चयन कर लेते हैं तो उनके द्वारा कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है इसके बारे में भी, चयन कैसे करना है, संख्या कितनी है, किस प्रकार जो कानून बना रहे हैं, इन सब का मतलब ये कौन कर रहा है? देखो, संसद का गठन करते हैं। जब जनता किसी को चुनती है तो चुनकर कहाँ जाती है? संसद के अंदर, और तब किसका गठन हो जाता है? संसद का। अब हम देखते हैं कि पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले लोगों की क्या की जाती है? पहचान की जाती है, और संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले यह भी डिसाइड किया जाता है कि कानून है वो किस प्रकार से बनेंगे, कैसे बनेंगे, अधिकार जो देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम कौन करता है? संविधान करती है। ये काम कौन करता है? संविधान करती है। तो अब मैं आपको दूसरा कार्य बता रही हूँ। संविधान का दूसरा कार्य क्या हो गया? संविधान का दूसरा कार्य हो गया यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान में यह भी तय करना होगा कि सरकार है वो कैसे निर्मित होगी। आप सबको पता है कि बोर्ड के द्वारा मैंने एक नक्शा समझाया था आपको पहले वाले में कि ये जो एक मैंने क्या कॉलोनी काटी, इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। बीच में मैंने ये सड़क बना दी, इस साइड भी है, यहाँ खाली जगह है। अब यहाँ पर जो कार्य करने वाले व्यक्ति का चुनाव होता है तो यहाँ के सदस्य ही करते हैं। उसी प्रकार भारत के अंदर कानून का निर्माण करने का कार्य भी कौन करता है? भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कानून का निर्माण, वो संसद में जाते हैं, और संसद के अंदर जो व्यवस्थापिका होती है वो क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। अब जो तीसरा टॉपिक अपना आ रहा है वो ये कहता है कि जब उसने कानून का निर्माण कर दिया तो वो क्या कानून सही है या गलत है। अब देखो, उस कानून के बदले यदि यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है और उसने कह दिया कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए या फिर खुद का पार्क बनना चाहिए, कुछ ऐसा, तो क्या ये निर्णय सही लिया है उसने? इस बात की भी मतलब हमारे पास में कुछ भी टॉपिक नहीं है, तो कहते हैं कि इस व्यक्ति पर कुछ सीमाएं लगाती है, मतलब अंकुश लगाया जाता है कि वो निर्णय है वो गलत ना ले। इसलिए हमारा आगे वाला टॉपिक है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं मतलब क्या होती है? उन पर कुछ रोक लगाना, उन पर कुछ क्या कराना? रोक लगाना। इससे पहले मैं आपको एक ये चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र में ये देखो कि एक यूरोप का जो संविधान दिया हुआ है, ये देखो उन्होंने यूरोप का क्या दे रखा है? संविधान दे रखा है, ठीक है। उस संविधान में उन्होंने एक क्या आगे दे रखा है कि यूरोपीय संघ ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, और उनकी जो ये कोशिश थी वो क्या होगी? असफल होगी। कार्टून ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े की भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही होती है? नहीं। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं होती है। हमने 7th क्लास में पढ़ा था, या अभी हाल फिलहाल एक 8th क्लास की जो नई बुक आई थी, पिछले साल की जो बुक थी, उसमें भी कहा था कि संविधान निर्माण के अंदर प्रतिनिधियों का चयन होता है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे भारत का संविधान बनाया गया।
जब संविधान बनाया गया तो जनता ने उनमें सहयोग किया कि उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति वहाँ आए और उन्होंने सबने ये संविधान लिखा। संविधान में बहुत सारे कार्यों को लिखा जिसके द्वारा अपना शासन का संचालन हो रहा था। अब मैं आपको यहाँ देती हूँ कि जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों पर क्या लगाया गया, अंकुश लगाया गया। कैसे? मान लीजिए कि आपने कोई निर्णय लिया, ठीक है। कहते हैं कि निर्णय कौन करेगा? सत्ता ने कानून बनाने, और तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः क्या है, अनुचित है। उदाहरण के तौर पर हम धर्म के लिए देखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो ये कहता है, जिसको हमने चुना है, वो कहता है कि एक विशेष किस्म के रंग वाला वस्त्र है वो आपको नहीं पहनना है, जैसे कि हरा रंग हो गया या केसरिया रंग हो गया, ऐसा वस्त्र नहीं पहनना है, या काला वस्त्र नहीं पहनना है। उसने ये कह दिया कि कोई विशेष प्रकार के कोई गीत है वो आप स्वतंत्र होकर नहीं गा सकते, या फिर कोई विशेष धर्म, जाति या इसके आधार पर आप उसकी पूजा पाठ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कह सकते हो कि सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे कोई ऐसे लोग, कैटेगरी के लोग या फिर ऐसे व्यक्तियों का समूह है और उनके लिए ये निर्णय निकाल दिया कि आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या ये ऐसे कानून सही है? सरकार को किसी को भी ये मनवाने के जो तरीके हैं, ठीक है, लोगों को ऐसे मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए? या किसी को कह दिया कि आप जो विशेष जाति का वर्ग है वही उस कुएं से पानी भर सकेगा, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत, ऐसे ही व्यक्ति है उनके कुएं से पानी भर सकेंगे, बाकी कोई भी व्यक्ति है वो पानी नहीं भर सकेगा। तो आप इस चीज़ को सही मानते हो क्या? यदि मैं कहूँ कि यदि अपने इस चीज़ को सही मानते हैं, यदि आप इस चीज़ को सही मानते हो, तो मेरा तो कहना है कि आप या मैं, हम इस चीज़ को जो भारतीय स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं, आज जो जितना परिवर्तन हो चुका है, इस चीज़ के अंदर हम इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। सरकार का जो ये अन्यायपूर्ण रवैया है, इस रवैये पर रोक लगाना या अंकुश लगाना, तो संविधान का तीसरा कार्य क्या हो गया? अब मैं आपको यहाँ पर तीसरा कार्य बताने जा रही हूँ कि संविधान का तीसरा कार्य क्या है। संविधान का तीसरा कार्य ये है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर कानून, लागू किए जाने वाले कानूनों की जो सीमा है वो तय करे, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका क्या ना करे, उल्लंघन नहीं कर सकती। दोबारा फिर से सुनो, उसने क्या कहा है। कहता है कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर, ठीक है, जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, किसके लिए? नागरिकों के लिए। तो कहते हैं नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की जो सीमाएं, ठीक है, सीमाएं तय करें कि किस प्रकार कानून को लागू करना है, कब तक लागू करना है और कैसे लागू करना है। जैसे कि मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आ गए, स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, समानता का अधिकार आ गया, रोजगार की व्यवस्था, ये क्या है? कानून है। सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों का हम पालन करते हैं, ये सारे क्या है? कानून है। तो इन कानूनों का क्या करना है, हमें क्या करना है? कहीं ना कहीं इसका पालन करें। ये सीमाएं किस रूप में मौलिक होती है, मतलब संविधान में लिखित है। सरकार कभी उनका क्या ना करे, उल्लंघन नहीं करे। जैसे कि हमारे जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है सरकार। यदि उल्लंघन करती है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में उसके प्रति हनन का केस कर सकते हैं। तो तीसरा कार्य भी आपको समझ आ गया। दूसरा कार्य था कानून बनाना,
और तीसरा कार्य था जब कानून बनाए तो उनकी सीमाएं भी तय करे और सरकार पर उनकी सीमाएं या हनन होने की जो उन पर अंकुश लगाए। कहता है कि संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह की सीमाएं तय करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह होता है कि नागरिकों के रूप में हमारे जो मौलिक अधिकार को स्पष्ट किया गया है, उन अधिकारों को वास्तविक रूप से व्याख्यान है वो भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकार संविधानों के कुछ मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण से उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा को हानि नहीं पहुंचा सकते, उनके ऊपर शक्तियां को एक दूसरे के ऊपर लागू नहीं कर सकते। नागरिकों को सामान्य मौलिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। भाषा का, बोलने का, संगठन बनाने का या फिर कार्य करने का, रोजगार का, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। व्यवहार में इन अधिकारों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति के अंदर एक तरह से कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर देते हैं। आज मैं यदि वर्तमान में बताऊं तो कोविड-19 जो अपने यहाँ पर ये कोरोना वायरस का जो बात चल रही है, उस कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने 114 धारा या फिर अन्य जो बहुत सारे कार्य या फिर घर में रहना, बाहर मत निकलो, ये एक तरह से हमारी स्वतंत्रता का क्या कर रही है, हमारी स्वतंत्रता को रोक रहे हैं। और इसी स्वतंत्रता को रोकते हुए भारतीय संविधान के अंदर क्या किया गया है, नियमों का पालन भी किया गया। तो कहा जाता है कि जब हम नियमों का पालन करते हैं तो कई बार ये कहा जाता है, ये जो कार्टून दिखाई दे रहा है, कार्टून में ये संविधान के बारे में कह रहा है कि एक कानून बना रहे हैं और वो कहता है ओह, इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के समूह हैं, जाति, धर्म, भेदभाव, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा बहुत प्रकार की है। और इस चीज़ को देखते हुए कि भारत में विभिन्नताओं को देखते हुए भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया जाता है। इन कानूनों के निर्माण के कारण हमें उनका पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी स्वतंत्रता है या हमारे अधिकार है या हमारे कर्तव्य है, जो कर्तव्य और अधिकार होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। तो कहते हैं कि यदि मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार हमें प्रदान किया गया है तो कहीं न कहीं हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। लास्ट में कहता है कि व्यवहार में उन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के अंदर सीमित कर दिया गया, जो मैंने अभी कोविड वाला आपको उदाहरण बताया था। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिसमें इन अधिकारों को वापस आपको प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ में अपना ये जो तीसरा टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है, दूसरा टॉपिक, और कल हम तीसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो तीसरा टॉपिक हमारे यहाँ है समाज और समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है।